हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट जैसा आपको पता है कई सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स का एक पार्ट है और इसमें एक पैरा दिया होता है और उस पैरा में कुछ ब्लैंक्स हमें दिए होते हैं। तो ये 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन जनरली होता है, या तो 5 ब्लैंक होते हैं या 10 ब्लैंक्स होते हैं। तो इसको करने के लिए और वो भी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने के लिए 4 से 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, और अगर हम उन्हें ध्यान में रखते हैं तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। एक्यूरेसी इसलिए इम्पोर्टेंट है और मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि बिना फोकस या बिना तैयारी के इसमें हमारी एक्यूरेसी वेरी कर सकती है। यानी कि कभी हो सकता है आपका 2 क्वेश्चन सही हो जाए, कभी 4 सही हो जाए, कभी 3 सही हो जाए, और 10 का है तो हो सकता है कभी 8-9 सही हो जाए और कभी हो सकता है 4 सही हो जाए। तो एक्यूरेसी इसमें वेरी करती है। तो उस एक्यूरेसी को कैसे हम कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं और इवन इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ 4-5 बातें मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक यहाँ पर पैरा दिया हुआ है और इस पैरा से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना है मैं आज वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और साथ में मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें ध्यान में रखेंगे और कैसे हम अपनी एक्यूरेसी को इसमें बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो पूरा जो एंटायर पैरा है उसे एक बार रीड करके देखना है, और रीड करते समय आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आप उसके थ्रू उसका सेंट्रल आइडिया गैदर करने की कोशिश करें। तो स्पेशली स्टार्टिंग एंडिंग ध्यान से पढ़ते हुए कि किस बारे में फोकस किया जा रहा है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरी बात इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ड के मीनिंग्स, आप वोकेब आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वोकेब अच्छी नहीं होती है तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे लगते हैं जो हमें काफ़ी क्लोज लगते हैं, और वहाँ फिर हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और वहाँ आंसर्स हमारे रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए वोकेब आपको इम्प्रूव करनी है। तीसरी बात यह है कि जो ब्लैंक्स होते हैं उन ब्लैंक्स के बाद में कई बार हमें प्रपोजिशन दिए हुए होते हैं, जैसे यहाँ ऑफ, यहाँ क्रॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्ड और प्रपोजिशन का कनेक्शन भी हमें अच्छे से पता हो तो वहाँ भी हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है, और कई सारे ऑप्शंस में ये प्रपोजिशन वाला केस देखने को हमें मिलता है। तो इसलिए ये कमांड भी हमारा होना चाहिए। जो तीसरी बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जो भी ब्लैंक फिल करते हैं उसके पहले और बाद वाले सेंटेंस में क्या लिखा है उससे भी अगर आप कोरिलेट करने की कोशिश करें तो आपकी आंसर की एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और इसी तरह से चौथी बात, अगर आपको किसी भी तरह से सब करने के बाद भी अगर ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो आपको उसे सेंट्रल आइडिया से कोरिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हम ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं तो बड़े आराम से हम मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में काम कर सकते हैं। तो अब हम इसको रीड आउट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसमें आंसर चूज करेंगे। तो देखिए, शेम वॉज द फर्स्ट डैश of many people in Britain to the riots that started in the Tottenham neighborhood of London on August, यानी कि August 6। यहाँ पर अभी सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पर शेम की बात हो रही है कि शेम वॉज द फर्स्ट। अब शेम वॉज द फर्स्ट क्या, तो हम देखते हैं फीडबैक। तो क्या शेम फीडबैक हो सकता है? नहीं हो सकता। शेम वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्स हो सकता है, कह सकते हैं हो सकता है। शेम वॉज द फर्स्ट काउंटर, तो काउंटर हो सकता है, नहीं हो सकता।
शेम वॉज द फर्स्ट रिटर्न, अब शेम कैसे रिटर्न हो जाएगा, और शेम वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी। तो अब हम आते हैं, शेम वॉज द फर्स्ट डैश ऑफ मैनी पीपल इन ब्रिटेन। तो हम कहेंगे कि शेम वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ मैनी पीपल इन ब्रिटेन टू द राइट्स, यानी राइट्स के प्रति जो लोगों का रिस्पॉन्स। अब हम यहाँ पर एक्टिविटी भी नहीं ले सकते हैं, बाकी तीन वैसे ही रिजेक्ट हो रहे हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आराम से निकल करके आता है, जो राइट्स यानी कि जो दंगे हुए उनके प्रति लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो कैसा था, मीन्स दैट वाज शेम, शेम वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। और ये स्टार्ट हुआ टॉटनहम में, कब हुआ, 6 अगस्त को। अब यहाँ पर सेकेंड जो है इसमें हमें ऑप्शन दिया है स्किप्ड, डाइवर्टेड, तो स्किप हो गए, डाइवर्ट हो गए। अवर्ट का मतलब होता है टर्न अवे कर देना, प्रिवेंट कर देना। डिजिस्ट का मतलब स्टॉप कर देना, और जर्क्ड का मतलब झटके खाना। तो क्या यहाँ पर होना चाहिए, तो अब हम देखें राइट्स दैट स्टार्टेड इन, कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ देखें, राइट्स दैट स्टार्टेड इन द टॉटनहम नेबरहुड ऑफ लंदन ऑन August 6। अब राइट्स क्या हुए, स्किप हुए क्या, या फिर हम कहें कि डाइवर्ट हुए, या हम कहें कि राइट्स अवर्ट हुए, या हम कहें कि डिजिस्ट हुए यानी कि स्टॉप हुए, और या हम कहें जर्क यानी कि झटके खाए। तो अब राइट्स के लिए हम यहाँ पर जो करेक्ट यूज कर सकते हैं वो वर्ड होगा स्किप्ड अक्रॉस। अब स्किप्ड ही क्यों आया, तो आगे आप पढ़ करके देखें तो हमको पता लगेगा। स्किप्ड अक्रॉस द कैपिटल इन द फॉलोइंग डेज एंड नाइट्स and spread to Manchester, Birmingham and many other cities। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम कहते हैं कि जो राइट्स थे वो डाइवर्टेड अक्रॉस द कैपिटल, तो अब डाइवर्टेड और वो भी अक्रॉस द कैपिटल, और फिर उसके बाद में बिल्कुल फॉलोइंग डेज एंड नाइट्स में यहाँ पूरा स्प्रेड हो गए, ऐसा ये कहना चाह रहा है, यानी कि बहुत तेजी से ये फैला। तो अब अगर हम कहें कि डाइवर्टेड हम यूज़ करें, या फिर अवर्टेड जिसका मतलब होता है टर्न अवे, वो यूज़ करें, तो अवर्टेड अक्रॉस नहीं हो सकता पहली बात, तो डिजिस्टेड अक्रॉस भी नहीं हो सकता, और आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो है जर्क्ड अक्रॉस। तो जर्क्ड अक्रॉस हो सकता है, लेकिन झटके खाना, अब राइट्स झटके कैसे खाएंगे। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा स्किप्ड अक्रॉस। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो दंगे थे वो तेजी से फैले, स्किप करते हुए आगे गए। तो यहाँ पर हम अगर स्किप कर दें, जैसे फर्स्ट में हम कर सकते हैं रिस्पॉन्स, फर्स्ट में हम कर सकते हैं रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ मैनी पीपल। इसी तरह से ऑन August 6, तो अब यहाँ पर हम कर सकते हैं स्किप्ड अक्रॉस। तो स्किप्ड अक्रॉस यानी कि तेज गति से बिल्कुल स्किप करते हुए सब तरफ फैल गया, तो ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। इसी तरह से हम देखें अलोंगसाइड द शेम देयर वाज जॉल्टिंग। अब शेम के साथ क्या था ये हमको देखना है। तो अब शेम के साथ क्या था, अलोंगसाइड शेम देयर वाज, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर वाज जॉल्टिंग। तो शेम के साथ में जॉल्टिंग क्या था, काउंट कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी अत्यधिक आनंद अल्पकालिक जो हो। और डिलाइट का मतलब खुशी। तो अब शर्म के साथ में खुशी हो रही है, आनंद, अत्यधिक आनंद अकाउंट हो रहा है। बेफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन, और रिलिश का मतलब होता है स्वाद लेना, एंजॉय करना स्वाद लेते हुए। तो अब हम देख सकते हैं शेम के साथ खुशी तो नहीं हो सकती, तो फिर जो इमोशन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शेम के साथ में क्या था,
बेफलमेंट, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं कि असमंजस, बेफलमेंट का मतलब होता है असमंजस, तो असमंजस वहां पर जरूर था लोगों के बीच में। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि असमंजस वाली बात यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि शर्म के साथ खुशी तो नहीं हो सकती। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे, द डेश मेजोरिटी सडनली सॉ दैट सम ऑफ देयर कंपैट्रियट्स, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। और उससे पहले चौथा जो ऑप्शन है द डेश मेजोरिटी, अब द डेश मेजोरिटी हम कहें इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, अभद्र। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है फ्रॉड। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। और लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है जो लॉ को अबाइड करें, यानी कानून का पालन करें। तो अब शर्म किसको आएगी? तो हम नेचुरल सी बात है, जो रूड लोग हैं उनको शर्म तो आएगी नहीं। जो फ्रॉड हैं, जो जिद्दी हैं, उनके लिए हम शर्म की बात नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ऑफ कोर्स ले सकते हैं लॉ अबाइडिंग मेजॉरिटी। ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो लॉ अबाइडिंग है नेचुरली उनको शर्म आ सकती है। जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं वो ये सब देख करके शर्मिंदा हो सकते हैं। तो लॉ अबाइडिंग मेजोरिटी सडनली सॉ दैट सम ऑफ देयर, तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ, अब यहाँ पर ए ऑप्शन है कंपेट्रियट्स यानी कि साथी, सिटीजन्स। अक्वेंटेंस यानी कि परिचित। अपोनेंट्स का मतलब विरोधी। अकम्प्लिस का मतलब होता है जो गलत काम में साथ दे, कॉन्फेडरेट। और कॉम्पिटिटर्स का मतलब होता है जो प्रतिद्वंदी हो। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि सम ऑफ देयर, क्या हम कह सकते हैं कि उनके प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर्स वर हैप्पी, या हम कह सकते हैं कि उनके अपोनेंट्स, विरोधी जो थे वो हैप्पी थे। और हैप्पी भी किस लिए? कार्स, बिल्डिंग्स वगैरह में आग लगा करके, दुकानों को लूट करके वो बड़े खुश थे। तो अब यहाँ पर क्वाइट नेचुरल सी बात है कि हम जिद्दी जो साथी हैं या जिद्दी लोग हैं वो नहीं ले सकते कि सम ऑफ देयर अपोनेंट्स यानी कि उनके कुछ विरोधी या उनके कुछ प्रतिद्वंदी हैप्पी थे, या उनके कुछ परिचित हैप्पी थे, या उनके कुछ जो साथी लोग हैं जो बुरे काम में साथ देते हैं वो हैप्पी थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल करके आता है वो है कंपैट्रियट्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपैट्रियट्स जो थे यानी कि साथी नागरिक, कि जिन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो देख करके उन्होंने देखा, लॉ अबाइडिंग जो मेजॉरिटी, उन्होंने देखा कि उनके जो साथी नागरिक हैं वो कार्स को, बिल्डिंग्स को जला करके बड़े खुश हो रहे थे, शॉप्स को लूट करके बड़े खुश हो रहे थे। और साथ में अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है डिफेंस, रेजिस्टेंस, अटैक, रिट्रीट एंड सपोर्ट। तो अब जलाने के साथ में जो बात आ सकती है, जलाने के साथ में क्या कर रहे थे कि भाई अगर हम कहें कि डिफेंस कर रहे थे तो क्या सही हो सकता है? डिफेंस, और वो भी बिना किसी प्रपोजिशन के फायरमैन के साथ। फायरमैन और एम्बुलेंस क्रूज को क्या कर रहे थे? डिफेंस कर रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस कर रहे थे, ये नहीं हो सकता। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। सपोर्ट, तो अब ये भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन यहाँ पर बचता है, दैट इज अटैक। तो मतलब जला करके और अटैक करके, तो जलाने के साथ में आप देख सकते हैं अटैक जो है यहाँ पर सूटेबल बैठता है। बड़े खुश हो रहे थे जला करके और अटैक करके, क्योंकि अब जलाने के साथ में डिफेंस की खुशी तो नहीं हो सकती। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि फॉर्मर और लेटर जो सेंटेंसेस है उनको भी कोरिलेट करना है। तो अब शेम से कोरिलेट होकर के हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बेफलमेंट वगैरह हम ध्यान में रखते हुए अपन बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ सेंट्रल आइडिया और फॉर्मर और लेटर सेंटेंस पर भी डिपेंड करता है।
अब यहाँ पर देखें, द डैश ट्रिक एट द हार्ट ऑफ द सोशल ऑर्डर वॉज डैश लेड बेयर। अब कौन सी ट्रिक जो है वो लेड बेयर होगी, ऐसा लिखा है, यानी कि खुलकर सामने आ गई। तो सफरिंग ट्रिक, अब सफरिंग ट्रिक कैसे, अब वो भी ट्रिक। कॉन्फिडेंस ट्रिक, कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान, एम्बिवेलेंस का मतलब होता है दो कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशंस का होना, और एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। तो अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो चिंता ट्रिक तो नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है कॉन्फिडेंस ट्रिक। अब ये कॉन्फिडेंस ट्रिक का मतलब क्या होगा, तो कॉन्फिडेंस ट्रिक का मतलब ये हुआ कि वो लोग बड़े कॉन्फिडेंस को शो कर रहे थे, पोज कर रहे थे कॉन्फिडेंट दैट कि सब कुछ ठीक है, कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो पोज कर रहे थे, जो सोशल ऑर्डर की सोशल ऑर्डर ठीक है, बना हुआ है, वो सोशल ऑर्डर के साथ में क्या हुआ, रेडिली लेड बेयर, एरिली लेड। अब रेडिली, एरिली का मतलब होता है ब्रीजीली, लाइट हार्टेडली, सी है वायलेंटली, डी है नेचुरली, और ई है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो अब क्वाइट नेचुरली जहाँ हम अटैक की बात कर रहे हैं, जहाँ हम जलाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर वायलेंटली के अलावा और कोई भी वर्ड सूटेबल यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं सारी चीज़ें आपस में लिंक करता हुआ करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच रहा हूँ, और आपको भी यही करना है कि वायलेंटली लेड बेयर। अब इसी तरह से यानी कि हिंसक रूप से, जैसे यहाँ हिंसाओं के बारे में, वायलेंस के बारे में बताया हुआ है। इसी तरह से इट टर्न्स आउट दैट इफ डैश नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। अब डैश नंबर ऑफ क्रिमिनल्स में फिर क्या हो सकता है, हम देखें कि डिसअपॉइंटिंग नंबर ऑफ क्रिमिनल्स तो कुछ होगा नहीं। इसी तरह से डिसएग्रीएबल नंबर ऑफ क्रिमिनल्स भी कुछ नहीं हो सकता। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हो सकता है, इनसब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्रिमिनल्स ये भी नहीं हो सकता, और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स ये हो सकता है। तो अब हम रिक्वायर्ड लिखें या सफिशिएंट लिखें, तो अगर हम देखें कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रिमिनल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल्स की संख्या भी निर्धारित हो सकती है किसी इस तरह के दंगे को करने में, कि 2 क्रिमिनल से हो जाएगा, 5 क्रिमिनल से हो जाएगा। तो उसके बजाय अगर हम कहें कि सफिशिएंट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स, तो क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि 10 लोग पर्याप्त हैं या 2 लोग पर्याप्त हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सफिशिएंट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, यह भी आपको और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वाले ऑप्शन से। वांट टू क्रिएट डैश ऑन द स्ट्रीट्स। क्या क्रिएट करें भाई, तो हम देखें कि कंडेमनेशन यानी कि निंदा करना। आर्मिस्टाइज का मतलब होता है जो सीज फायर होता है उसको हम बोलते हैं आर्मिस्टाइज। रेस्ट्रेंट, तो रेस्ट्रेंट यानी कि संयम बरतना। हैवोक यानी कि डिस्ट्रक्शन, और कंसेंसस यानी कि अग्रीमेंट, सबका यानी कि सर्वसम्मति जिसे हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्रिएट कर सकते हैं भाई, सफिशिएंट नंबर ऑफ लोग मिलकर के, तो हम कह सकते हैं कि हैवक यानी कि विनाश क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो ऐसा लोग कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हैवक क्रिएट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब इसी तरह से 11th पर आ जाइए। इन द डैश ऑफ द इंटरनल मॉरल, तो डैश ऑफ इंटरनल मॉरल क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि एब्सेंस यानी कि कमी हो, प्रॉक्सिमिटी यानी कि क्लोजनेस, सामीप्य, समीपता। सबसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दबाना, सबसिस्ट करना। इसी तरह से ऑक्यूपेशन आपको पता है, कोई भी काम। और यूबिक्विटी का मतलब होता है सब जगह फैला हुआ या ओमनी प्रेजेंट या सर्वव्यापी होना।
और इसी के साथ में दूसरा जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, डैश एक्सटर्नल वंस कैन ओनली डू सो मच। तो अगर हम देखें इन दी एब्सेंस, यानी कि अगर एब्सेंस हो, किसकी एब्सेंस हो ये भी देखना ज़रूरी है। तो इस दोनों से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन दी एब्सेंस ऑफ इंटरनल और मॉरल, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो इंटरनल और मॉरल इंस्पिरेशन, क्या हम ऐसा कहें कि दंगे के लिए हम इंस्पिरेशन की बात करें, एडवोकेसी ना, सपोर्ट, रेस्ट्रेंट यानी कि कंट्रोल, और कमोशन का मतलब शोर शराबा, जिस नॉइज ना, ऐसा हम कह सकते हैं, अप्रोर, और एजिटेशन मतलब एक मूवमेंट या एक एक्साइटेड एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर इंटरनल और मॉरल रेस्ट्रेंट यानी कि कंट्रोल नहीं हो, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कि अगर इंटरनल और मॉरल रेस्ट्रेंट नहीं हो तो फिर एक्सटर्नल जो हमारी हैबिट्स हैं या एक्सटर्नल बातें वो इतना कर सकती है, क्या कर सकती हैं, हैवॉक क्रिएट कर सकती हैं अगर हम अपने पे कंट्रोल न कर सकें, रेस्ट्रेंट न कर सकें। तो ये बात बिल्कुल अब यहाँ पर कॉरिलेट हो गई है। द वर्ल्ड वॉच लंदन इन फैसिनेटेड, तो अब दुनिया लंदन को किस तरह से देख रही है, फैसिनेटेड इंडिफरेंस उदासीनता, अमेजमेंट आश्चर्य, एलिनेशन यानी कि अलगाव, कामनेस शांति, लेजर फुर्सत। तो अब नेचुरल सी बात है कि अमेजमेंट ही यहाँ पर हो सकता है। एक फैसिनेटेड अमेजमेंट में देख रही है, क्यों देख रही है भाई, उसका रीज़न भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों, कि अमेजमेंट में क्यों देख रहा है पूरा वर्ल्ड लंदन को। तो उसका रीज़न ये है, अदर नेशंस टेंड टू रिगार्ड ब्रिटेन एज डैश ऑर्डरली एंड लो अबाइडिंग। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लोग क्या समझते हैं, ऑर्डरली लो अबाइडिंग। तो जो कंट्री ऑर्डरली है, लो अबाइडिंग है, वहाँ पर ऐसा वायलेंस और ऐसा हैवक। तो अब यहाँ पर अमेजमेंट वाली बात सही साबित होती है कि दुनिया लंदन को इस तरह से देख रही थी अमेजमेंट के साथ में। तो अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ऑर्डरली, तो डिसएग्रीएबली ऑर्डरली हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ऑफेंसिवली ऑर्डरली मतलब जो आपको ऑफेंड करे, नाराज करे, है ना। और डिसएग्रीएबली यानी कि अनप्लेजेंटली ऑर्डरली, क्या ऐसा हो सकता है क्या। रेयरली ऑर्डरली, अगर ऑर्डरली नहीं है, रेयरली ऑर्डरली है, तो फिर अमेज होने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्चुनेटली ऑर्डरली में भी अमेज होने की ज़रूरत नहीं है। एनविएबली यानी ईर्ष्याजनक रूप से ऑर्डरली, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ईर्ष्याजनक रूप से ऑर्डरली वाली बात यहाँ पर आ सकती है कि वास्तव में इतना ज़्यादा ऑर्डरली था तो लोगों को एक जलन होती थी, बाकी देशों को लंदन से जलन होती थी। तो ये बात यहाँ पर सही साबित हो सकती है, इसलिए वो अमेजमेंट से देख रहे थे। बात इस सेंटेंस से, लो अबाइडिंग एटलीस्ट कंपेयर्ड विद मेनी ऑफ इट्स मोर एक्साइटेबल कॉन्टिनेंटल नेबर्स, यानी बाकी जो कॉन्टिनेंटल नेबर्स है उनके कंपैरिजन में ब्रिटेन जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डरली और लो अबाइडिंग, तो वहाँ पर ऐसा हो गया, तो इसलिए ये अमेजमेंट। अब इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दैट पीसेबल इमेज इज ओनली पार्टली जस्टिफाइड, contagious rioting has broken out dash typically during the summer including in the 1980s। यानी कि ये जो इमेज है वो केवल पार्टली ही यानी आंशिक रूप से, तो इमेज मतलब कैसी कि ऑर्डरली है, लो अबाइडिंग है, ये पार्टली ही जस्टिफाइड है। क्यों पार्टली जस्टिफाइड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसी राइटिंग बिफोर यानी पहले, अबाफ्ट यानी कि बिहाइंड, या
फ्रॉम द स्टर्न, ऐसा भी इसका मतलब होता है, जहाज के सेंस में हम लेते हैं आफ्टरवर्ड्स, बाद में, इवेंचुअली, अंततः, अल्टीमेटली, अंततः। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है बिफोर। तो बिफोर क्यों होगा? बिफोर इसलिए होगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक तो ये इमेज पार्टली जस्टिफाइड है, आंशिक रूप से जस्टिफाइड है, और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह की राइटिंग है ये 1980s में भी हुई है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं पहले भी हो चुकी है ड्यूरिंग द समर और 1980s में भी। तो इसका मतलब फिर बिफोर के अलावा यहाँ और कोई वर्ड प्रॉपर नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक एक ब्लैंक को बिल्कुल लॉजिक के साथ में सेंट्रल आइडिया से कनेक्ट करते हुए, फॉर्मर और लेटर सेंटेंसेस से करेक्ट करते हुए हमने यहाँ पर करेक्टली सारे ब्लैंक्स को, एक्यूरेटली सारे ब्लैंक्स को फिलअप किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें। एक तो आप सबसे पहले पूरे पैरा को पढ़ें, सेंट्रल आइडिया क्या है पता लगाने की कोशिश करें, स्पेशली स्टार्टिंग और एंडिंग को ध्यान से पढ़ें। देन मीनिंग्स आपको क्लियर हों, प्रीपोजिशन के साथ में जो एसोसिएशन है उनकी आपको जानकारी हो, फॉर्मर और लेटर सेंटेंस से आप कोरिलेट कर पाएँ, और सेंट्रल आइडिया से आप कोरिलेट कर पाएँ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो क्वाइट नेचुरली आपके क्लोज टेस्ट में हमेशा मैक्सिमम एक्यूरेसी रहेगी। तो यही तरीका होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।